आपने आपकी फील्ड चूज कैसे की थी? I have become engineer by mistake, you can say. आजकल हमने ऐसे देखा है कि स्टूडेंट्स को बहुत सारे बैकलॉग्स होते हैं। इंजीनियरिंग इज नॉट दैट सिंपल. इंजीनियरिंग आसान नहीं है. हमारे एक उपन्यासकार थे जी कुलकर्णी, जिन्होंने अपना पहला जॉब इसीलिए छोड़ा था कि जहाँ पे वो लेक्चरर का जॉब कर रहे थे उस कॉलेज में लाइब्रेरी में मुकम्मल नंबर ऑफ बुक्स नहीं थे. एडिसन को पूछा था, वंस ही फेल्ड इन डिस्कवरिंग द इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, people asked him that you have failed number of times. He said, I didn't fail in finding out the bulb. I found out 1,000 ways to go to some other place. सो सर, नाउअडेज वी हैव सीन बच्चे ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, एआई ऐसे इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में जाना चाहते हैं. सो इज इट राइट दैट दे आर फॉलोइंग दिस पाथ, और यू फील कि उन्होंने पुराने ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना चाहिए? हेलो एवरीवन, द ब्रेन बोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज के पॉडकास्ट में हम लेके आए हैं एक ऐसे गेस्ट जिनका सफ़र सिर्फ एक करियर नहीं बल्कि हज़ारों स्टूडेंट्स की लाइफ को शेप करने की कहानी है. सोचिए, 1986 से लेके 2025 तक लगभग 3 दशकों से ज़्यादा की एजुकेशनल जर्नी, लेक्चरर से लेके प्रिंसिपल तक का सफ़र, मैकेनिकल इंजीनियर एक्सपर्ट, फिएट मास्टर ट्रेनर और उसी के साथ साथ एक सुपर टैलेंटेड थिएटर आर्टिस्ट जिन्होंने 150 से ज़्यादा स्टेज शोज परफॉर्म किए हैं. आज के हमारे गेस्ट हैं प्रोफेसर राजेंद्र उत्तुरकर सर. सर ने ना ही सिर्फ स्टूडेंट्स को इंजीनियर बनाया बल्कि उन्हें एक बेहतर इंसान बनाया. मेडिटेशन से लेके ट्रैकिंग तक, काउंसलिंग से लेके क्रिएटिविटी तक, ही इज़ अ मल्टी डायमेंशनल पर्सन. आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे उनकी जर्नी के हर पहलू को, उनका स्ट्रगल, सक्सेस, फिलॉसफी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली न्यू जनरेशन के लिए उनकी एडवाइस. सो लेट्स डाइव इन. वेलकम टू द ब्रेन बोट सर. नमस्कार. सो सर, आपने आपकी जर्नी 1980s में स्टार्ट करी थी. तब ना कोई करियर काउंसलर्स थे, ना बायोमेट्रिक, साइकोमेट्रिक ऐसे टेस्ट थे, ना सोशल मीडिया पे इतना अवेयरनेस था. आपने आपकी फील्ड चूज कैसे की थी? बात ऐसी है कि हम तो पुराने ज़माने के इंजीनियर से, वी आर फ्रॉम द ओल्ड स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग. मैं तो अहिल्यानगर, जबकि वो अहमदनगर करके बुलाया जाता था, उस शहर से आया हूँ. 12th तक हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था कि हम आगे जाके क्या करें. लेकिन मेरे दोनों बड़े भाई, पुणे का जो मशहूर कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वहाँ से उन्होंने इंजीनियरिंग किया है. एक ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, दूसरे ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया, और दोनों काफ़ी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में तब जॉब कर रहे थे. बड़ा भाई भारत हेवी इलेक्ट्रिकल जैसे सेमी गवर्नमेंट, द लार्जेस्ट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, उसमें काम कर रहे थे. और बीच वाला भाई जो वो इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो ही वॉज वर्किंग विथ MSEB. एंड हमारी मदर उसके बारे में बहुत कंफर्म थी कि मैं मेरे तीनों बेटों को इंजीनियर ही बनाऊंगी. उसने ऐसा ठान लिया था. अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज ओनली 3 years old. उसके बाद मेरे भाइयों ने, मेरी माँ ने मेरी पढ़ाई जारी रखी. एंड आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, बट आई वॉज अ गुड स्टूडेंट. आई यूज्ड टू बी स्टडिंग हार्ड व्हेन आई वॉज इन द स्कूल. सो इन 10th मेरे को 84% मार्क्स आए थे. 12th वो टाइम मेरे को इंजीनियरिंग में नहीं जाना था. आई डिडंट वांट टू गो टू इंजीनियरिंग, आई वांटेड टू गो टू आर्ट्स. लेकिन माँ ने कहा नहीं, यू हैव टू गो टू इंजीनियरिंग. तो प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि आई कुड नॉट गेट 90% मार्क्स, आई कुड गेट 85% ऑफ मार्क्स. लेकिन उस ज़माने में एक सहूलत थी कि अगर आपने पॉलिटेक्निक में 1 साल के लिए एडमिशन लिया तो आपको 5% मार्क्स ग्रेस मिलेंगे. तो आई कंप्लीटेड फर्स्ट ईयर ऑफ पॉलिटेक्निक in Pune only, and after that I was admitted to Government College of Engineering, Pune. So that is the story, that how I became engineer. I have become engineer by mistake, you can say. But once I joined it,
I did it very seriously, very profoundly. I could do it because of the friends, because of the two of my elder brothers who guided me every time कि कैसे आगे जाना है, कैसे पढ़ाई करना है, ये सब बातें उन्होंने जो सिखाई. एंड माई मदर वॉज अ टीचर, शी वॉज एन एक्सलेंट टीचर, वो बहुत अच्छी टीचर थी. तो उन्होंने भी, अगर उनको इंजीनियरिंग का ज्ञान नहीं था लेकिन पढ़ाई कैसी करनी है वो उन्होंने हमको बहुत पहले से पढ़ाया था कि स्कूल से हम जब पढ़ते थे तो कैसे बुक्स लेने चाहिए, कैसे पढ़ने चाहिए. द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि शब्द बहुत महत्व के होते हैं. आजकल के बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि दे डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स. शब्दों का अर्थ समझना हर एक इंजीनियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो बात शायद बिकॉज ऑफ माई मदर वी कुड अंडरस्टैंड वेरी इजीली. बहुत बढ़िया, बहुत ही. सो बेसिकली आप ये कहना चाहते हो कि आज के जनरेशन में वी हैव करियर काउंसलर्स या जो टेस्ट्स है, इसके जगह आपके टाइम पे देयर वर योर ब्रदर्स एंड Yes. मदर एंड पीपल फ्रॉम योर ओन फैमिली और कम्युनिटी Yes. जो आपको गाइड करते थे. जी. सो सर, अगर आपको आज ऑप्शन दिया जाए कि इंजीनियरिंग के बदले कोई और कोर्स सिलेक्ट कर लो, तो आप कौन सा कोर्स सिलेक्ट करते? शायद मैं बीए हिस्ट्री करना चाहता, क्योंकि पहले से ही हमारी माँ ने हमको शिवाजी महाराज के बारे में बहुत बताया था, और वो ज़माना बाबा साहेब पुरंदरे जैसे बहुत अच्छे अच्छे वक्ताओं का था जो कि शिवाजी महाराज के बारे में बहुत बताते थे. तो पहले से ही छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे पर्सनैलिटी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ, और उनके बारे में मैं जितना चाहूँ, जितना पढ़ना चाहूँ, जितना देखना चाहूँ, मैं चाहता था कि मैं वो करूँ, उनके बारे में पढ़ूँ, उनके बारे में लिखूँ, उनके बारे में बोलूँ. लेकिन तब ज़माना ऐसा था कि ऐसे कोर्सेज में कुछ सर्विस के चांसेस बहुत कम होते थे कि आफ्टर यू डू बीए हिस्ट्री or something like that, there are very less chances that you get a good job. और हमारी सांपत्तिक स्थिति कुछ ऐसी नहीं थी कि अगर मैं इंजीनियरिंग पूरी नहीं करता तो शायद मुझे बहुत साल ऐसे रहना पड़ता, क्योंकि अहिल्यानगर या तब जिसको अहमदनगर नाम से जानते थे वो बहुत बड़ा शहर नहीं था, बहुत छोटा गांव था तब वो. तो उसके लिए आई कुड नॉट परसू माई स्टडीज़ इन हिस्ट्री, बट स्टिल आई लाइक हिस्ट्री. मैं पढ़ता हूँ उनके बारे में, बिकॉज आई सपोज दैट ही इज़ द ओनली किंग इन द वर्ल्ड हु हैज़ कन्वर्टेड द पीपल फ्रॉम दिस स्टेट नॉट इनटू जस्ट द गुड ह्यूमन बीइंग बट एज द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड. तो उनके बारे में मुझे बहुत प्यार है उनसे, बहुत भक्त, मैं उनका भक्त कहता हूँ अपने आप. और ही वॉज अ वंडरफुल पर्सन. तो उसके लिए मैं बीए हिस्ट्री करना चाहता था, अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट डू इट. सो सर, आपने आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद ये कब डिसाइड किया कि आपने अभी टीचिंग फील्ड में जाना चाहिए? इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने डिसाइड नहीं किया. मैं पहले से ही टीचिंग फील्ड में जाना चाहता था, क्योंकि मेरे माता और पिता दोनों टीचर थे. लेकिन तब टीचर बनना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमारे ज़माने में सिर्फ 4 गवर्नमेंट कॉलेज हुआ करते थे. एक अमरावती में था, एक औरंगाबाद में था, एक पुणे में था और एक सांगली में था. तो सिर्फ उसमें एज अ टीचर एंटर करना उस ज़माने में बहुत डिफ़िकल्ट था. बट फॉर्चुनेटली 1983 में जब वसंत दादा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, प्राइवेट पॉलिटेक्निक्स को परमिशन दिया, और मैं 85 में भी मैकेनिकल पास आउट किया. और उसके बाद टीचर्स का जॉब मिलना बहुत आसान था. तो टीचिंग में जाना मेरा पहले से ही ख्वाब था कि मैं, अदरवाइज़ हमारे ज़माने में एक नया कोर्स शुरू हुआ था तब के टाइम, मैकेनिकल सैंडविच करके, यानी कि जिसमें आप 3rd ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर और बीई का लास्ट सेमेस्टर का 2nd सेमेस्टर इंडस्ट्री में जाके एक्चुअल एक्सपीरियंस ले लो, और उसके बाद उसके हिसाब से आप इंडस्ट्री में जो काम परफॉर्म करते हो उसका इंटरव्यू लेते थे, उसका ओरल एग्जामिनेशन लेते थे, और उसके ऊपर मार्क्स बेस्ड होते थे. तो मुझे वहाँ भी एब्जॉर्ब कर सकते थे वो लोग. बजाज टेम्पो में मैं बी मैकेनिकल सैंडविच ट्रेनिंग करके था. आवर्स वॉज द फर्स्ट बैच,
ऑफ सैंडविच इंजीनियरिंग कोर्स। उसके बाद अभी तो बहुत सारे कॉलेज में सैंडविच ट्रेनिंग है, लेकिन हमारे टाइम वो फर्स्ट कोर्स था, मैकेनिकल सैंडविच या इलेक्ट्रिकल सैंडविच ऐसे, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। जैसे वो था तो मेरे लिए वो आसान हो गया, बिकॉज आई गॉट दी एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्री ऑल्सो, कि बिकॉज फॉर इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो मेरे साथ था। 2 सेमेस्टर के लिए मैं बजाज टेम्पो में काम कर रहा था इन द वेरियस सेक्शंस। इंडस्ट्री में जो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं उसमें हमें काम करवाते थे वो, और उसके हिसाब से मेरे को लगा कि अब मुझे टीचर बनना आसान होगा, क्योंकि तब बहुत सारे कॉलेज नए नए निकले थे, बहुत कम लोग टीचिंग फील्ड में जाना चाहते थे। वो तो अब भी है, अभी भी आप किसी भी क्लास में जाओ और स्टूडेंट से पूछो कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम अ टीचर, very few people say yes, because teaching is called as a noble profession, but as far as the monetary gains are concerned, it is still a job of less money. So, but sir, you did such a noble job that you have been teaching in this institute since past 30 years. Yes. So, it's like a huge period. Yes. So, I feel really proud to be here today with a teacher, knowing that he has done so much of work in his field. वो तो फॉर्चुनेटली भारतीय विद्यापीठ जैसे बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मुझे 86 में जॉब मिला। एक साल में मालेगांव पॉलिटेक्निक में था, जो बारामती के नज़दीक है। लेकिन भारतीय विद्यापीठ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती है, बहुत सारा एक्सपोजर मिल सकता है। बिकॉज दैट टाइम पतंगराव जी कदम साहब जो थे वो बड़े ज़ोरों शोरों से काम कर रहे थे टेक्निकल फील्ड में, और हमारा सिर्फ पहला पॉलिटेक्निक था अमंग्स फर्स्ट 3 पॉलिटेक्निक्स जो महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। तो उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें मुझे करने को मिली जो गवर्नमेंट में बहुत अच्छी तरह से करते थे तब तक लोग, लेकिन प्राइवेट में बहुत कम पॉलिटेक्निक्स में ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कि इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द टीचर्स, ऐसा कोर्स जो होता था वो पहले सिर्फ गवर्नमेंट में था। हम पहला पॉलिटेक्निक थे जिन्होंने वो शुरू किया हमारे इधर भी, जिसमें 4 हफ्तों के लिए फ्रॉम वेरियस पॉलिटेक्निक टीचर्स यूज्ड टू कम टू अस एंड वी यूज्ड टू ट्रेन देम फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर देयर बेनिफिट्स इन द प्रमोशंस एंड सो ऑन। तो भारतीय विद्यापीठ इज़ अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क विथ, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे भारतीय विद्यापीठ जैसे ऑर्गेनाइजेशन में 39 years I could work there in different capacities. That's brilliant. That's absolutely brilliant, sir. Yes. So this gets me to the next question is कि सर आप एक टीचर बने जी, तो आप मुझे वो डिफरेंस बता सकते हैं जो आपने देखा आपके टीचर्स में और आप में जब आप टीचर बने। हमारे ज़माने के टीचर्स तो पुराने पंतोजी स्टाइल थे। दे यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। एक्चुअली वो होना चाहिए कि हर एक स्टूडेंट को दोनों तरह से शिक्षा देनी चाहिए। उसमें अनुशासन भी होना चाहिए, डिसिप्लिन भी होना चाहिए, और उसमें प्यार भी होना चाहिए, सिंपैथी भी होनी चाहिए, जिसको आजकल हम लोग कंपैशन बोलते हैं, वो होना चाहिए। तो हमारे ज़माने में टीचर्स स्ट्रिक्ट थे, पढ़ाते अच्छा थे, लेकिन शायद उनको हमसे प्यार भी था। कई जगह हमने वो देखा भी कि दे यूज्ड टू लव अस, लेकिन वो बहुत कम जगह दिखता था, कम मायनों में दिखता था। जैसे कि अगर हमने कहीं प्राइज़ मिला, देन दे यूज्ड टू प्रेस अस, नॉट अदरवाइज। लेकिन वो ऐसे टीचर्स थे कि अगर हमारा ड्राइंग गलत हो गया तो शीट तो फाड़ देते थे। अभी के ज़माने में वो नहीं हो सकता। हम जब टीचर बने तो थोड़ा सा बदलाव हमने ये किया कि हमने ये देखा कि बच्चों को ज़्यादा एम्पैथी देनी चाहिए। वी हैव टू एम्पैथेटिक विद देम, क्योंकि हमारे ज़माने में तो ठीक था कि 90% मार्क्स मिलने से हमको एडमिशन मिलता था, उसके बिलो तो एडमिशन ही नहीं मिलता था। जब से प्राइवेट पॉलिटेक्निक शुरू हो गए, जब से प्राइवेट इंजीनियरिंग शुरू हो गया, मे बी पॉलिटेक्निक में भी डिग्री साइड, तो उसमें 50% को एडमिशन मिलता है। नेचुरली द ग्रास्पिंग कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट हैविंग 90% and grasping capacity of the students having 50%, there is a difference, there is a much difference. और जैसे रूरल गाँव के बच्चे ज़्यादा आने लगे इंजीनियरिंग एजुकेशन में, तो लैंग्वेज का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। दे आर नॉट वेरी प्रोफिशिएंट विद द लैंग्वेजेस, दे आर नॉट वेरी फ्लुएंट विद द लैंग्वेजेस। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस हमने ये किया
कि we used to teach some parts in our local language. That if I am from Maharashtra, I will teach some part in Marathi, and then I'll repeat it in English, because the medium of learning, medium of papers or medium of education rather is English. लेकिन मराठी में भी हम उनको एक्सप्लेन करते थे, नहीं आया तो 2 बार 3 बार 4 बार उनको पढ़ाते थे कि आपको अभी आपको समझ में आया नहीं आया, क्या हुआ कैसे हुआ, एंड मोर टाइम वी यूज टू गिव द स्टूडेंट्स. एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हेन आई वाज इन मालेगांव, द फेलियर इन सब्जेक्ट ऑफ ड्राइंग वाज वेरी मच. ड्राइंग इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स. उसे इंजीनियरिंग की मातृभाषा कहते हैं ड्राइंग के लिए. तो वो टाइम बहुत बच्चे फेल हो गए थे, मेरा पहला ही साल था. तो आई डिसाइडेड कि मैं जो भी बच्चे फेल हो गए उनके लिए सेपरेट क्लासेस लूँगा. एंड आई यूज टू टेक दिस क्लासेस फ्रॉम 8 to 10 इन द इवनिंग एवरी डे. एंड फॉर्चुनेटली ऑल द स्टूडेंट्स पास्ड, those who used to come, because we had ample of time to study, to practice. और उससे बच्चों का फैक्ट्स जो है, प्रिंसिपल जो है वो क्लियर हो गए. तो ऐसे अगर बच्चों को हम ज़्यादा टाइम दें, उनके लिए कुछ ज़्यादा काम करें, तो बच्चा अच्छा रिजल्ट देते. सर, आजकल हमने ऐसे देखा है कि स्टूडेंट्स को बहुत सारे बैकलॉग्स होते हैं, या सही. कभी कभी सेकेंड थर्ड ईयर में आके कोर्स ड्रॉप कर देते हैं. व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट? इसके कारण 2-4 तो हो सकते हैं मेरे ख्याल से. क्योंकि एक तो ऐसा है, अभी बच्चों का ऐसा मानना है कि जैसे हम कॉलेज में गए हम पास होनी चाहिए. इंजीनियरिंग इज नॉट दैट सिंपल. इंजीनियरिंग आसान नहीं है. आई ऑलवेज टेल द स्टूडेंट्स दैट इंजीनियर इज़ अ क्रिएटर. आपको कुछ निर्माण करना है और वो आपको कस्टमर को बेचना है. कस्टमर अगर उसे लाइक करेगा, अगर उसे वो पसंद आएगा तो ही वो खरीदेगा. तो उसके लिए प्रिंसिपल समझना बहुत ज़रूरी है, फैक्ट समझना बहुत ज़रूरी है. और उसके लिए बच्चों ने हमेशा इंजीनियरिंग में 5 टाइप के क्वेश्चन पूछने चाहिए. फर्स्ट इज़ व्हाट विल एक्सप्लेन यू प्रिंसिपल्स फैक्ट्स, कि क्या है एक्चुअली फ्रिक्शन. फ्रिक्शन का मतलब बोले तो फ्रिक्शन क्या है. अगर फ्रिक्शन ही नहीं है दुनिया में तो कुछ नहीं हो सकता. इट इज़ सो सिंपल लाइक दिस. व्हाट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. व्हेन, कब करना है, व्हाट आपको प्रिंसिपल बोलेगा. सेकंड इज हाउ, कैसे करना है. इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस. कोई भी काम ले लो आप. अगर ये टेबल आपको मैन्युफैक्चर करना है तो इसके पहले ड्राइंग बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद लकड़ी लाना पड़ेगा, उसके लिए मार्केट में जाना पड़ेगा, फिर सुतार को बुलाना पड़ेगा, फिर उसको टूल्स लेने पड़ेंगे, फिर इसके सब मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा. सो इट्स अ प्रोसेस. सो हाउ विल यू एक्सप्लेन यू द प्रोसेस. व्हेन, कब करना है. अगर फर्स्ट ईयर का पढ़ाई आप तीसरे साल में करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, वो फर्स्ट साल में ही करना चाहिए. वेयर, कहाँ पे करना है. तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी शुड बी देयर सेकंड होम अवे फ्रॉम द होम, विच इज़ नॉट द केस नाउअडेज. फिजिकल लाइब्रेरी में जाना आजकल भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल. हमारे एक उपन्यासकार थे G.A. कुलकर्णी, जिन्होंने अपना पहला जॉब इसीलिए छोड़ा था कि जहाँ पे वो लेक्चरर का जॉब कर रहे थे उस कॉलेज में लाइब्रेरी में मुकम्मल नंबर ऑफ बुक्स नहीं थे, इसलिए उन्होंने जॉब छोड़ी थी वो. तो ये आजकल के बच्चों में समझना चाहिए. सो वेयर इज़ द फोर्थ क्वेश्चन एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ वाई, कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ. जैसे 3 इडियट्स में बोला है उन्होंने कि अगर आपका पैशन है इंजीनियरिंग तो ही करो, नहीं तो मत करो. और इंजीनियरिंग इज़ नॉट सिंपल. ऐसे नहीं कि आप एक छोटा सा बुक ले लो, वो पढ़ो और उसमें से आंसर निकालो और वो लिखो. ऐसा नहीं होता है. पहले तो आपको समझना चाहिए कि मुझे क्या लिखना है, कैसे लिखना है. फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट as far as engineering is concerned, because all the sciences in engineering, it may be computers, it may be electrical, it may be mechanical, उसमें फिगर्स होना ही होना है. क्योंकि आपको कुछ अगर मैन्युफैक्चर करना है तो उसको ड्राइंग करना पड़ता है. वो ड्राइंग अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते. तो पहले आपको ड्राइंग समझना है. वंस यू अंडरस्टैंड द ड्राइंग देन यू कैन इलेबोरेट इट. लेकिन उसके लिए वोकेबुलरी बढ़ना चाहिए. अगर वोकेबुलरी बढ़ना है तो आपको नंबर ऑफ बुक्स यू हैव टू रेफर. For example, there are 3 systems, MKS system, ISI system and FPS system. उसके 3 ये सिस्टम्स के लिए 3 अलग अलग बुक्स होंगे, लेकिन आपको वो पढ़ने चाहिए. जितना आप पढ़ोगे इंजीनियरिंग में उतना कम है. अनफॉर्चुनेटली आजकल के बच्चे दे आर नॉट रेडी टू रीड.
दे आर जस्ट गोइंग थ्रू नाउ। अभी तो क्या है, कंप्यूटर में या चैट जीपीटी में आंसर्स देखो और वो रटो और फिर लिखो, ऐसे नहीं हो सकता। अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड कि उसमें क्या लिखा है, आप पेपर्स में नहीं लिख सकते। एंड दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। कुछ बच्चों का ऐसे होता है कि दे डोंट वांट टू डू इंजीनियरिंग, दे वांट टू डू समथिंग एल्स, लेकिन पेरेंट्स बोलते हैं कि जाओ इंजीनियरिंग करो, उनको समझ में नहीं आता है, तो दे ड्रॉप आउट। देर आर वेरी फ्यू हु ड्रॉप आउट बाय चॉइस, मेजॉरिटी ऑफ देम ड्रॉप आउट बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू स्टडी। पढ़ाई करना भी एक कला है, इट्स एन आर्ट। कैसे पढ़ना है और इंजीनियरिंग का पढ़ाई कैसे करना है, दैट्स एन आर्ट। मैं तो हमारे बच्चों को बोलता था कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल लेते इधर शिवाजी नगर के पास, वहाँ पे जाके देखो कि बच्चे कैसा पढ़ते हैं। एंड फॉर दैट ग्रुप स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ग्रुप में स्टडी करो, उससे क्या होता है कि एक चैप्टर आज जिसमें आप अच्छे हो आप पढ़ाई करो, दूसरे को एक्सप्लेन करो, दूसरा जो चैप्टर उसको अच्छा लगता है वो पढ़ेगा, आपको एक्सप्लेन करेगा, तो आपका टाइम भी बचता है। एक्सप्लेनेशन स्किल्स आर इंक्रीज एज यू एक्सप्लेन टू योर ग्रुप, और उससे पढ़ाई भी अच्छा होता है। बहुत सी चीज़ें हमें ध्यान में रहती है क्योंकि कहने वाला अच्छा होता है। जैसे दादी की बहुत सारी चीज़ें याद रहती है बिकॉज द वे शी टेल्स इज ब्यूटीफुल। इसीलिए हर लेक्चर अटेंड करना जरूरी है, बिकॉज व्हाट टीचर्स से इफ यू अंडरस्टैंड, you need not have to study again the same thing again and again. Once you understand, you can understand. I mean, that is full proof. अगर ऐसे होता है तो कोई ड्रॉप आउट होने के चांसेस नहीं है। लेकिन इंजीनियरिंग सिंपल नहीं है। इंजीनियरिंग हम उम्र भर लोग काम करते हैं, फिर बोलते हैं कि मुझे अभी अभी थोड़ा सा समझ में आ रहा है। जैसे कि वो एडिसन को पूछा था, once he failed in discovering the electricity bulb, people asked him that you have failed number of times. He said, I didn't fail in finding out the bulb. I found out 1,000 ways to go to some other place. True. That should be your lookout towards engineering. So books, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंट्स, वो सब अच्छी तरह से करना, उसमें ध्यान देना। हम देखते हैं कि लैबोरेटरी में जब बच्चे आते हैं तो एक बच्चा परफॉर्म करता है, बाकी के बच्चे बाहर बैठ के कुछ तो गपशप करते हैं, बाकी बाद में अपना वो टेबल निकाल लेंगे, रिजल्ट लाएंगे और दिखा देंगे। इट्स ऑफ नो यूज। इंजीनियरिंग करना है तो यू हैव टू स्टडी कंटिन्यूअसली। So in one line, if I have to put, engineering is made for passionate people. Yes, they of need course. to be really passionate so Yes. that they can develop Yes, something new. yes, definitely. So sir, nowadays we have seen बच्चे ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, AI ऐसे इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में जाना चाहते हैं। बिल्कुल। So is it right that they are following this path, और you feel कि उन्होंने पुराने ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना चाहिए? उसमें मेरे ख्याल से दो चीज़ें, जैसे मैंने पिछले आंसर में भी कहा था कि यू शुड हैव पैशन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। अभी बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर्स में जा रहे हैं या ऐसे फील्ड में जा रहे हैं जहाँ पे उनको हाथ काले न करने पड़े। इट्स अ वाइट कॉलर जॉब एज यू से व्हेन यू गो टू कंप्यूटर पर्टिकुलरली, और पेमेंट ज़्यादा है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न कि engineering has not remained only a passion now. It has become a bread and butter for everybody. 50% of the students go for engineering क्योंकि उनको उसमें जॉब मिलता है, अच्छा जॉब मिलता है। और अभी तो ऐसा है कि AI के आने से बहुत जॉब्स इजी हो गए। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंसेस में आप गए तो उसमें आपको जॉब भी मिलते हैं, वहाँ पैसा भी अच्छा मिलता है। लेकिन अमूमन बच्चे ये भूल जाते हैं कि अगर आपने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया कि कार ऐसी हो वैसी हो, उसका एस्थेटिक्स ऐसा हो वैसा हो, लेकिन जब तक वो मैन्युफैक्चर नहीं होती उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं। और ऐसा नहीं कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बन के कंप्यूटर्स में काम नहीं कर सकते। अभी तो उसमें बहुत सारे चांसेस है। अगर आपने ऑटोकैड किया है, अगर आपने एनसिस किया है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है, पाइथन किया है, तो आपको बहुत जगह ऐसी नौकरी मिल सकती है, ऐसे जॉब्स मिल सकते हैं जहाँ पे आप कंप्यूटर्स में ही काम कर सकते हो, लेकिन विच इज़ रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लेकिन सिर्फ अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर्स ही प्रोड्यूस करोगे, सिर्फ अगर आप AI इंजीनियर्स ही प्रोड्यूस करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग तो होगा नहीं। एंड दैट इज़ वाई इंडिया इज़ लैगिंग इन मैन्युफैक्चरिंग। हमारा रिपोर्ट, इंडस्ट्रियल रिपोर्ट ऐसा है कि हमारे बच्चे मैन्युफैक्चरिंग
के बारे में नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहाँ पे लोगों के साथ काम करना पड़ता है। एंड इंजीनियर ऑलवेज हैज़ टू वर्क इन ग्रुप। उसको अकेले काम करने की सहूलियत बहुत कम मिलती, उसे ग्रुप में ही काम करना है, लोगों से काम करवाना है। अनलेस एंड अनटिल ही डज इट, देयर विल बी नो मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग अगर नहीं है तो कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, ऑन द पेपर, ऑन द कंप्यूटर्स, इट्स ऑफ नो यूज़। अगर ये टेबल इधर है ही नहीं, आपने कितना भी अच्छा इसका ड्राइंग बनाया, इट्स ऑफ नो यूज़। अगर कंप्यूटर है ही नहीं, अगर आपने कितना भी अच्छा कंप्यूटर का ये पार्ट हो वो पार्ट हो ऐसे डिसाइड किया, जब तक वो मैन्युफैक्चर नहीं होता तब तो कुछ नहीं होता। तो इसके लिए ओल्ड ब्रांचेस आर रियली वेरी गुड। सिविल इंजीनियरिंग हो, अभी तो देर आर मेनी मेगा सिटीज़ कमिंग अप, तो जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़रूरी है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो इलेक्ट्रिफिकेशन तो ज़रूरी होगा, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। पुणे जैसा अगर सिटी है तो इट्स कम्यूटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पुणे इज़ अ ऑटोमोबाइल हब, तो उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी ज़रूरत है। भले आपको पैसा थोड़ा सा कम मिले, लेकिन आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा अगर आप आपके चहेते ब्रांच में इंजीनियरिंग करोगे तो। सो सर, आजकल हमने और एक ट्रेंड देखा है कि आप चाहे कोई भी इंजीनियरिंग कर लो, मास्टर्स आपको जाके एमबीए में करना है। तो आपको क्या लगता है ये कितना सही है? आई नो आपको भी इसके बारे में जानना है। अभी तक हमने देखी सर की इनिशियल लाइफ की जर्नी, उनका मैकेनिकल से लेके टीचिंग तक का सफ़र, बट कहानी अभी बाकी है। अगले पार्ट में हम देखेंगे उनका करियर ग्रोथ, सक्सेस, वर्क लाइफ बैलेंस और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर पार्ट 2।